इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स। ठीक है, इससे पहले जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर मैंने आपको फैक्ट्स के बारे में बताया, फैक्ट इन इशू के बारे में बताया और रेलेवेंट फैक्ट के बारे में बताया। अब हम देखेंगे रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स, ये क्या चीज़ है। अच्छा जी, इसके हवाले से आर्टिकल 18 से लेकर 29 से कानून शहादत ऑर्डर में चीज़ें दी गई हैं। वो हमें बताती हैं कि ऐसी कौन सी कंडीशंस होती हैं जब कुछ फैक्ट्स जो है ना वो रिलेवेंट हो जाते हैं, मुतलका हो जाते हैं, यानी हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं केस के अंदर। बड़ा ही आसान टॉपिक है, थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन आपने पूरी वीडियो को सुनेंगे तो आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। सबसे पहला पहला है आर्टिकल 18। इसमें ये बात बताई गई है कि जनाब फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट्स, किसी भी केस के अंदर एक फैक्ट इन इशू होता है ना, यानी ये कौन सा फैक्ट होता है, वो फैक्ट जिसके ऊपर कंट्रोवर्सी है, जिसके ऊपर झगड़ा है, यानी ए ने बी को मारा, दिस इज अ फैक्ट एंड इशू। और दूसरा है रेलेवेंट फैक्ट्स, यानी उससे जुड़ा हुआ फैक्ट जो उसको एक्सप्लेन कर रहा है, यानी ए ने जिस रात बी को मारा था उस शाम को उसने कोई वेपन ख़रीदा था, ठीक है, और उस शाम उसने ना बी को फ़ोन पे गालियाँ भी दी थी, धमकियाँ भी दी थी और कहा था कि आज मैं तुम्हें रात को मारने आऊँगा। अब ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये रेलेवेंट फैक्ट्स हैं। और फैक्ट एंड इशू क्या है कि ए ने बी को मारा, ठीक है। सो हम अदालतों में जो एविडेंस पेश करते हैं ना, वो फैक्ट एंड इशू में पेश करते हैं और रेलिवेंट फैक्ट्स को साबित करने के लिए पेश करते हैं। यानी आप जब आप अदालत में जाओगे ना किसी केस के अंदर, तो आपने एविडेंस देने, सबूत देने। वो एविडेंस किस चीज़ के बारे में होते हैं, वो फैक्ट एंड इशू के बारे में होते हैं और दूसरी चीज़ रेलिवेंट फैक्ट्स के बारे में होते हैं। अब फैक्ट एंड इशू क्या है कि क्या ए ने बी के वॉलेट से पैसे चुराए हैं, ये फैक्ट एंड इशू है। इसके ऊपर यानी कि कंट्रोवर्सी है, इसके ऊपर बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है अदालत के अंदर, इसीलिए तो ये बात अदालत में गई है, ठीक है। अब रेलेवेंट फैक्ट ये है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि जी हमने ना ए को देखा था, वो यानी कि बी के वॉलेट के पास ही घूम रहा था, ठीक है। या दूसरा ये भी हो सकता है कि जी फुटेज से पता चल रहा है कि जो है ना ए जो है ना वो उसके वॉलेट को उसने अपने हाथ में उठा के रखा हुआ है और चेक चुक कर रहा है। अब ये जो क्या चीज़ें, ये रेलेवेंट फैक्ट्स हैं। सो इन ये दोनों जो फैक्ट्स हैं ना बेटा, फैक्ट एंड इशू और रेलेवेंट फैक्ट्स, इनको हमने साबित करना होता है। ये हमें बताता है आर्टिकल 18, ठीक है। लेकिन ये वही साबित कर सकता है शख्स जिसको कानून में इजाज़त दी गई है सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर, यानी ऐसा बंदा जिसको कोई हक नहीं है, जो डिसइंटाइटल्ड है, वो ये पेश एविडेंस नहीं कर सकता। तो ये हो गया आर्टिकल 18। उसके बाद है आर्टिकल 19, व्हेन फैक्ट्स आर पार्ट ऑफ द सेम सेम इवेंट। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अच्छा देखो, बाज़ औक़ात क्या होता है ना कि अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने उसको समझने की कोशिश करनी है। बाज़ औक़ात फैक्ट एंड इशू एक चीज़ होती है कि ए ने बी को मारा, ए ने बी को मारा, दिस इज़ एन अ फैक्ट एंड इशू। लेकिन कुछ फैक्ट्स ऐसे भी होते हैं उस फैक्ट एंड इशू से पहले और आगे, यानी जो एक्चुअल प्रॉब्लम तो ये है ना केस के अंदर कि ए ने बी को मारा, लेकिन ए ने बी को मारने से पहले और बाद में जो चीज़ें हुई हैं, हम उनको भी कंसीडर करते हैं। उनको भी हम कंसीडर करते हैं कि दीज आर आल्सो रिलेवेंट फैक्ट्स। यानी ऐसे फैक्ट्स, वैसे वो उस सिचुएशन से कनेक्ट होते हैं, लेकिन वो एक्चुअली सेम जगह पे या सेम टाइम पे या सेम प्लेस के ऊपर वो टेक प्लेस नहीं करते, वो चीज़ें होती नहीं उस टाइम, लेकिन उससे रिलेटेड होती हैं। मैं मिसाल देता हूँ, या हम इसको ये कहें कि ये एक्चुअली एक ट्रांज़ैक्शन होती है। अगर एक शख्स कोई शख्स को मारता है ना, तो सिर्फ़ जाते ही मारता नहीं है, उससे पहले वो कुछ चीज़ें करता है, गालियाँ देता है, डराता है, धमकाता है, वेपन खरीदता है और मारने के बाद वहाँ से भागता है, लोग पकड़ते हैं। मतलब ये सारी चीज़ें, अब ये पूरा का पूरा क्या है, एक इवेंट है, पूरा का पूरा एक वाक़या है। उस वाक़ये में जो मेन फैक्ट एंड इश्यू क्या है कि ए ने बी को मारा, लेकिन उससे आगे पीछे जो फैक्ट्स हैं, हमने उनको भी कंसीडर करना होता है। ठीक है ना? हालाँकि वो उस टाइम पे नहीं हुए होते, यानी कि वो मारने से पहले और मारने के बाद के होते हैं, लेकिन हम उनको कंसीडर करते हैं, जिसको एक्चुअली हम क्या बोलते हैं, रेस जेसिटा, ठीक है? रेस गेसेट भी बोलते हैं, जेसिटा भी पता नहीं क्या-क्या ही बोलते रहते हैं, लेकिन आपने इसको बस याद रखना है, ठीक है? अब मैं इसका आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। मिसाल के तौर पर ए ने क्या किया, ए ने ना वेपन खरीदा, वेपन खरीदने के बाद उसने एक बाइक को चोरी किया, चोरी की बाइक पकड़ ली और सीधा बी के घर गया और बी को बुलाया कि बी बाहर निकलो, मैं तुम्हारी ऐसी की तैसी आज फेरता हूँ, ठीक है। बी को गालियाँ दी, बी बाहर निकला, बी और ए में हाथापाई शुरू हो गई, ठीक है। और ए ने क्या किया, अपना वेपन यानी जो रिवॉल्वर था वो निकाला। अब उस ऊपर से जो उसके जो बी का घर है ना, उसके ऊपर बालकनी में भी उसके कुछ घर वाले देख रहे हैं कि ये आपस में नीचे लड़ रहे हैं, तो उन्होंने भी जनाब आपस में वेपन निकाल लिए। अब ए ने क्या किया, बी को फायर मार दिया और बी मर गया।
ठीक है, यानी ए ने बी का मर्डर कर दिया। ऊपर से क्या हुआ कि उसके जो रिश्तेदार हैं, जो ऊपर से गैलरी में देख रहे थे, उन्होंने भी फायर मारना शुरू किए। तो ए भागना शुरू हुआ। ए भागना हुआ ना, तो रास्ते में जो बंदा है उसको उसने जो मारता हुआ गया, ठीक है। कुछ लोगों ने उसको पकड़ने की कोशिश की, इसने उनको भी फायर मारे, किसी के टांग में, किसी के बाजू में फायर लगे, वो भी लोग जख्मी हो गए और वो वहाँ से निकल गया। अब ये पूरा का पूरा इवेंट है। एक्चुअल जो केस आएगा अदालत में वो तो ये आएगा ना, ए ने बी को मारा, दिस इज एन अ फैक्ट इशू। लेकिन उससे पहले और उसके बाद जो फैक्ट्स हैं ना भाई, हम उनको भी कंसीडर करेंगे। यानी उसने पिस्तल खरीदा, रिवॉल्वर खरीदी, वेपन खरीदा, नंबर वन, ये फैक्ट भी हम कंसीडर करेंगे, रेलेवेंट है। और ऊपर से उसने बाइक चोरी की, वो भी कंसीडर करेंगे। उसके बाद उसने बी को बुलाया, धमकी दी, वो भी कंसीडर करेंगे। बी को मारा, पीटा, ये भी कंसीडर करेंगे। उसके बाद फिर जनाब उसके रिश्तेदारों ने उसके ऊपर फायर किया, वो भी कंसीडर करेंगे। फिर लोगों ने उसको रोकने की कोशिश की, वो भी कंसीडर करेंगे। फिर लोगों के ऊपर उसने फायर करना शुरू किया, ए ने, हम ये भी कंसीडर करेंगे। अब ये सारे के सारे जो फैक्ट्स हैं ना, वो पूरे के पूरे एक इवेंट के साथ रिलेटेड हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये फैक्ट्स भी अदालत के अंदर कंसीडर किए जाएंगे। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, इसके अंदर एक और हम एग्जांपल भी दे सकते हैं कि मिसाल के तौर पर दो लोग हैं, उनका आपस में एक मुकदमा चल रहा है कि उस बंदे ने मुझे ना बदनाम किया है। तो उनके ना आपस में झगड़ा हुआ कि उन्होंने एक दूसरे को खत लिखना शुरू किया। पहले ने एक दूसरे को खत लिखा, फिर दूसरे ने लिखा, और इन खत में ना एक दूसरे को वो गालियाँ गलौज दे रहे हैं और एक दूसरे बंदे को बदनाम कर रहा है। तो अब अदालत में जब केस जाएगा तो वो सिर्फ वो जुमला या वो लाइन नहीं पकड़ेंगे जिसमें वाकई उसने डिफेम किया है। उससे पहले भी जो लेटर थे, उसके बाद भी जो लेटर लिखे गए, वो भी कंसिडर किए जाएंगे। या मैं आपको ऐसे मिसाल दूं कि हम अक्सर व्हाट्सएप में अगर दो लोग आपस में लड़ रहे होते हैं तो एक दूसरे को मैसेजेस कर रहे होते हैं। आपस में पहले लड़ते हैं, लड़ाई शुरू होती है, और बीच में कहीं जाके वो बंदा व्हाट्सएप पे ऊपर उसको अगले को धमकी देता है कि आज रात तुम्हें मार दूंगा, और उसके बाद फिर कोई और बातचीत होगी। तो वो जो धमकी दी है ये हो गया फैक्ट एंड इशू, लेकिन उससे पहले जो चिटचैट थी और उसके बाद जो चिटचैट है, हम उनको भी कंसीडर करेंगे। और यही हमें आर्टिकल क्या बताता है, 19 बताता है। ठीक है, इसका और एग्जांपल देखें, मिसाल के तौर पर कि एक शख्स ने ऑर्डर दी एक चीज़ को, और फ़ोन पे कॉल किया कि जी मुझे ना ये चीज़ आप मुझे ना भेजें। तो उसने जब वो चीज़ उसके घर पे आ गई, डिलीवर हुई ना, तो उस चीज़ के अंदर कोई प्रॉब्लम थी, वो ख़राब थी। अब वो जो सारा का सारा जो प्रोसेस है ना, वो सारा का सारा कंसीडर किया जाएगा। सिर्फ ये कंसीडर नहीं किया जाएगा कि उसके घर पे जो चीज़ है सिर्फ उसको हमने चेक करना है। हमने ये भी देखना है उसने कॉल पे क्या ऑर्डर दिया था, अगले बंदे ने ऑर्डर के बदले में क्या कहा था, उसको रसीद दी थी नहीं दी, उन्होंने वाकई यही कहा था कि जी ये चीज़ हम आपको भेज रहे हैं, और गलती से कुछ और भेज दिया। ये सारे इवेंट्स हम कंसीडर करेंगे। यानी अगर मैं सिंपल आपको बताऊं, कोई भी फैक्ट जिससे पूरे के पूरे जो सिचुएशन है उसकी जो पिक्चर क्लियर हो जाए, तो वो रिलेवेंट होते हैं। और हालांकि वो होते सेपरेट हैं, लेकिन वो मिल के ना पूरे के पूरे वाक्य को हमें बताते हैं। हम अक्सर मूवीज़ नहीं देख रहे होते, तो मूवीज़ में ना शुरू में ऐसे ऐसे कुछ सीन आते हैं तो उसकी समझ नहीं आती कि यार ये क्या सीन चल रहा है। लेकिन जब एंडिंग हो रही होती है तो सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड हो जाती हैं, तो पता चल जाता है कि अच्छा ये पहले सीन इसलिए इन्होंने दिखाया, पहले सीन में ये वाक़या जो था वो इसलिए हुआ था। यानी वो सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड हो जाती हैं। ठीक है जी, ये हो गया आर्टिकल 19। अच्छा जी, उसके बाद है व्हेन फैक्ट्स एक्सप्लेन अदर फैक्ट्स। यार कुछ केसेस के अंदर ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो दूसरे फैक्ट्स को एक्सप्लेन करते हैं, हम उनको भी कंसीडर करते हैं, उनको वो भी रिलेवेंट होते हैं। मिसाल के तौर पर, ठीक है ना, कि मिसाल के तौर पर एक शख्स एक एक ए ने ना बी को लूट लिया, ए ने बी को लूट लिया। लेकिन तो फिर देखना पड़ेगा कि यार बी को क्यों लूटा। किसी ने बताया कि यार अभी रिसेंटली ना बी को ना वो यूट्यूब से ना अच्छे खासे पैसे आए थे, उसको ना कोई 1000-2000 डॉलर्स आए थे। अच्छा, इसका मतलब है कि उसके पास डॉलर्स आए थे, इसीलिए ए ने उसको लूटा। अब ये जो पैसे आए ना, डॉलर आए उसके पास, अब ये जो फैक्ट है ये हमें एक्चुअली जो फैक्ट एंड इशू है, यानी जो जो प्रॉब्लम है कि ए ने बी को लूटा, वो हमें एक्सप्लेन कर रहा है। सो ऐसे फैक्ट्स जो एक्चुअली एक फैक्ट को वैसे डायरेक्टली तो प्रूव नहीं करते, लेकिन इनडायरेक्टली हमें समझ आती है कि अच्छा यार ये इसलिए हुआ। या मिसाल के तौर पर एक गाड़ी जो है ना उसका एक्सीडेंट हो गया रोड के ऊपर, ठीक है ना, तो देखना पड़ेगा कि क्या वो रोड स्लिपरी तो नहीं था बारिश की वजह से। अब ये जो है ना, ये रोड का गीला होना हमें एक्सप्लेन कर रहा है कि क्यों गाड़ी स्लिप हुई, ये भी देखा जा सकता है। गाड़ी की स्पीड कितनी थी, ये भी हमें एक्सप्लेन कर रहा है मेन फैक्ट इन इशू को। ठीक है, क्या जब गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, क्या उस वक्त ड्राइवर क्या कर रहा था, ड्राइवर इधर उधर तो नहीं देख रहा था। अगर वो ड्राइवर इधर उधर देख रहा तो वो भी हम कंसीडर करेंगे। यानी ऐसे फैक्ट्स जो मेन फैक्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं, हमें हमें मदद दें समझाने में, हम उन फैक्ट्स को भी कंसीडर करते हैं, वो भी फैक्ट्स रिलेवेंट होते हैं।
उसके बाद है आर्टिकल 21, बड़ा इंटरेस्टिंग। या कुछ ऐसे फैक्ट्स भी हम कंसीडर करते हैं जिनका ताल्लुक मोटिव, प्रिपरेशन और पास्ट और प्रेजेंट बिहेवियर से होता है। मैं मिसाल देता हूँ, इसके मैं सिंपल आपको पहले एग्जांपल सुनाऊंगा, उससे में आपको क्लियर हो जाएगा। यार ए ने बी को मार दिया, ठीक है, कत्ल कर दिया, अब ट्रायल चल रहा है। तो पहले तो ये देखा जाएगा कि ए ने क्या पहले भी किसी को मारा था, या बी को मारने से पहले उसने कोई इरादा शो किया था, या बी को कोई धमकी दी थी। जी हाँ जी सर, उसको धमकी दी थी और लोगों को कहता फिर रहा था कि मैंने आज रात बी को छोड़ना नहीं, आज उसको मैंने मार देना है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमें मोटिव का पता चला है। अब ये फैक्ट भी हम कंसीडर करेंगे। दूसरा ये कि क्या मारने से पहले उसने कोई तैयारी की। हाँ हाँ सर जी, शाम को वो ना गया था कोई वेपन वगैरह खरीदने, तो वो तैयारी कर रहा था, लोगों से पूछ रहा था कि अच्छा पिस्तौल कहाँ से मिलता है, रिवॉल्वर कहाँ से मिलता है। अब ये जो तैयारी है ये भी रिलेवेंट फैक्ट है, हम इसको भी कंसीडर करेंगे। फिर देखेंगे क्या उस इवेंट होने के बाद, यानी ए ने बी को मार दिया, क्या उसके बाद भी उसने कुछ ऐसा बिहेवियर किया जिससे पता चले कि वाकई इसने मारा है। हाँ जी, उसके बाद उसने वेपन को छुपाया, जिस दिन उसने मारा उस दिन के बाद वो घर से गायब हो गया 2-3 हफ्ते के लिए। हालांकि वो हमेशा घर पे रहता था, वो तो नौकरी भी कोई नहीं करता था, लेकिन वो गायब हो गया, उसने एविडेंस छुपाए। अब ये जो 3 चीज़ें हैं ना, ये भी हमारे लिए क्या है, रेलेवेंट फैक्ट्स हैं। मिसाल के तौर पर मोटिव, ठीक है, अगर ए ने बी को मारा तो उससे पहले ए ने जो अपना इरादा ज़ाहिर किया, मोटिव, हम उसी को भी कंसीडर करेंगे, नंबर 1। और उसके लिए जो उसने प्रिपरेशन की, हम उसको भी कंसीडर करेंगे, वो भी रेलेवेंट फैक्ट्स होंगे। और उसके बाद क्या मुकदमे से, यानी जो फैक्ट एंड इशू है, यानी ए ने बी को मारा, उससे पहले जो उसका बिहेवियर था और उसके बाद जो उसका बर्ताव और बिहेवियर था, हम उनको भी कंसीडर करेंगे। तो ये आर्टिकल 21 हो गया। अच्छा जी, आर्टिकल 22 ये कह रहे हैं कि यार कुछ ऐसे फैक्ट्स जो दूसरे फैक्ट्स को एक्सप्लेन करें और इंट्रोड्यूस करें, यानी एक फैक्ट से दूसरा नया फैक्ट इंट्रोड्यूस हो, तो हम उनको भी कंसीडर करते हैं, वो भी रिलेवेंट होते हैं। मिसाल के तौर पर ऐसे फैक्ट्स जो एक्सप्लेन या इंट्रोड्यूस करें किसी फैक्ट को, या किसी फैक्ट को वो सपोर्ट या चैलेंज करें, या वो उससे उन फैक्ट्स से हमें टाइम और प्लेस का पता चले, या उस फैक्ट्स की वजह से हमें दो लोगों के बीच में जो रिलेशनशिप है, जो पार्टीज़ हैं, उनका पता चले, तो हम ऐसे सारे फैक्ट्स को भी कंसीडर करते हैं, वो भी रेलेवेंट होते हैं। अब इसका हम एग्जांपल देखते हैं। एक चोरी का मामला है, एक बंदे के घर में चोरी हो गई, ठीक है। अब सबसे पहले हमने ये देखना है कि यार वो बंदा घर में एंटर हुआ था। हाँ हाँ जी, घर में एंटर हुआ था, सबने देखा था, वो उसके घर के अंदर एंटर हो रहा था। अब ये जो फैक्ट है ये एक्सप्लेन कर रहा है और हमें पता चलता है यहाँ से कि हाँ यार ये बंदा यहाँ से अब एंटर हुआ है, नंबर 1। वो एक्चुअली जो चोरी है ना, फैक्ट एंड इशू, ये उसको साबित कर रहा है। दूसरा क्या, कि क्या उसने फिर वो खिड़की से गया था, घर से घर में एंटर हो रहा था और उसके फिंगरप्रिंट्स जो है ना वो खिड़की के ऊपर थे। अब ये जो फैक्ट है ये हमें सपोर्ट कर रहा है हमारे फैक्ट को जो हम मान रहे हैं, या तो वो रिबटल होगा या फैक्ट करेगा। अब हम यहाँ से अंदाज़ा लगाएंगे कि यार ये फैक्ट तो हमारे जो हमारा मेन फैक्ट एंड इशू है उसको सपोर्ट कर रहा है। फिर हम देखेंगे कि यार जो सिक्योरिटी फुटेज है वहाँ से भी पता चलता है कि रात को 12 बजे चोरी हुई थी और ये बंदा जो है ना रात को 11:30 बजे या पौने 12 बजे उसके घर में एंटर हो रहा था। अब इस फुटेज से भी हमें क्या मिलती है, मदद मिल जाती है ना, कि यार ये फैक्ट भी हमारे फैक्ट को क्या कर रहा है, उससे टाइम और प्लेस का पता चलता है। क्योंकि जिस बंदे ने इल्ज़ाम लगाया था ना कि एक्चुअली मेरे रात को ना 12 बजे चोरी हुई थी, और फुटेज से पता चलता है कि एक बंदा 11:30 बजे या पौने 12 बजे के लगभग उसके घर में एंटर हो रहा है, ठीक है जी। और उसके बाद वो जो जिस पे उसने इल्ज़ाम लगाया है ना, पता चला कि जी वो मालिक मकान का ना कोई फार्मर एम्प्लॉय था, मुलाजिम था, और उसने उसको कुछ दिन पहले जॉब से निकाला था। इस वजह से शायद वो उसके घर चोरी करने आया हो गुस्से में और उससे बदला लेने। अब ये जो सारे फैक्ट्स हैं ना, यानी एक्सप्लेनेशन वाले, सपोर्ट करने वाले, जो टाइम और प्लेस और आइडेंटिटी को एस्टेब्लिश कर रहे हो या रिलेशनशिप दिखा रहे हैं दो लोगों के बीच में, ये सारे भी फैक्ट्स हमारे लिए रिलेवेंट होते हैं और हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं केस के अंदर। अच्छा जी, उसके बाद है आर्टिकल 23। अब बड़ा सिंपल है यार, बाज़ औक़ात ना एक से ज़्यादा लोग ना कॉन्स्पिरेसी करके ना लोगों को यानी कि जुर्म करते हैं। तो अगर 4-5 बंदे आपस में मिल के साज़िश करते हैं और साज़िश करने से, जुर्म करने से पहले वो आपस में गुफ्तगू करते हैं, चिट-चैट करते हैं, चीज़ें शेयर करते हैं, तो उनके वो सारे जुमले, उनकी वो सारी तैयारी भी कंसीडर होगी और वो भी रेलेवेंट फैक्ट्स माने जाएँगे, ठीक है? मिसाल के तौर पर 4 लोगों ने इरादा किया कि आज हमने बैंक को लूटना है, ठीक है? तो उससे पहले उन्होंने क्या किया, एक-दूसरे को बताया कि भाई फलाँ टाइम पे पहुँच जाना, और इस बैंक का जो है ना दरवाज़ा यहाँ पे, दूसरा दरवाज़ा उस जगह पे है, बैंक में इतने लोग काम करते हैं, मैं उस कैशियर के पास जाऊँगा, तुम मैनेजर के पास जाना, ये वो वगैरह। ये सारी आप तैयारी कर रहे हो, चिट-चैट कर रहे हो, मैसेजेस पे, कॉल्स पे बात कर रहे हो, तो ये सारी जो जुमले हैं ना, ये भी हमारे लिए रिलेवेंट फैक्ट्स होंगे और हम इनको अदालत में पेश कर सकते
सकते हैं एज ए एविडेंस के तौर पे। ठीक है जी। उसके बाद है आर्टिकल 24, यानी व्हेन फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रिलेवेंट बिकम रिलेवेंट। यानी बाज़-औक़ात कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं, वैसे उनका केस से ताल्लुक़ नहीं होता, लेकिन वो रिलेवेंट बन जाते हैं। मिसाल के तौर पर एक बंदे पे इल्ज़ाम ने ए ने बी को ना लाहौर में मारा था, लेकिन ए कहता है यार कब मैंने मारा था? उस पे इल्ज़ाम है कि जी इसने 10 मई को ना बी को मारा लाहौर में। वो कहता है भई 10 मई को तो मैं उम्रे पे गया हुआ था, सऊदी अरब गया था। अब ये जो फैक्ट है ना, ये रिलेवेंट हो जाएगा केस में। यानी हम अदालत में ये केस, ये रिलेवेंट फैक्ट, यानी ये बात जो है ना, जो रिलेवेंट फैक्ट है, इसको हम एज़ ए रिलेवेंट बना के पेश कर सकते हैं। कह सकते हैं कि सर मेरे बंदे पे जो इल्ज़ाम लगा है कि उसने बी को मारा है 10 मई को, 10 मई तो वो बेचारा सऊदी अरब में बैठा हुआ था, उम्रा कर रहा था। अब ये हालाँकि उसका इस केस से कोई ताल्लुक नहीं इस फैक्ट का, लेकिन अब ये रिलेवेंट हो गया और इस फैक्ट से अगले बंदे को मदद मिलेगी। ठीक है? और इसी चीज़ को बोलते हैं प्ली ऑफ एलिबाई। ठीक है? जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक वो इसके मुतल्लिक है कि अगर कोई ऐसा फैक्ट या फैक्ट्स जो मेन इवेंट को कंट्राडिक्ट करे, हम उसको बोलते हैं प्ली ऑफ एलिबाई। मतलब एग्ज़ाम्पल है, जो विटनेस है वो ये कहता है कि भाईजान जिस दिन बी का मर्डर हुआ उस दिन तो मैं था ही नहीं, उस दिन तो मैं कराची में था और ये मर्डर तो लाहौर का हुआ है और मैं 1 महीने से कराची में था और मैं बीच में आया भी नहीं था। तो और जिस दिन ये कत्ल हुआ था उस दिन तो कोई फ़्लाइट भी नहीं थी, तो मैं आ भी नहीं सकता था। तो ये जो आप जब एक्सक्यूज़ पेश करते हैं ना कि भैया मैं उस वक़्त तो था ही नहीं, इस जगह ही नहीं था, तो ये जो यानी ये जो डिफेंस है, ये फैक्ट भी कंसीडर हो सकता है। या एक और भी हो सकता है प्रोबेबिलिटी, इम्कान हो, यानी ऐसा फैक्ट जिससे पता चले कि यार ये चीज़ हुई है। मिसाल के तौर पर कि जो सस्पेक्ट था जिसके ऊपर आपको शक था, उसकी फिंगरप्रिंट्स हमें ना क्राइम सीन के ऊपर मिल गए। अब अगर हम इसको अलग से देखेंगे तो ये हमें समझ नहीं आएगा। कहते हैं यार फिर क्या हुआ? बहुत सारे लोग आते जाते हैं, उसके घर में कोई आया होगा चोरी, मतलब एक बंदे के घर में चोरी हुआ और वहाँ पे हमें एक बंदे के फिंगरप्रिंट्स मिल गए। अब ये ज़रूरी तो नहीं है ना कि यार उसने चोरी किया, वो तो उसका दोस्त भी हो सकता है, वैसे भी बहुत सारे लोग घर में आते जाते हैं, तो इसमें क्या है? लेकिन नहीं भाईजान, जब हमने दूसरे फैक्ट्स को मिला के देखा ना, तो हमें समझ आया कि यार ये बंदा जो है ना, यही माने ये बंदा जो है ना, इसको ये सस्पेक्ट है। मिसाल के तौर पर जो जिन्होंने देखा था वो कहते हैं कि भाई हमने इसको रात को इसके घर में एंटर होते देखा था। ठीक है? या वो ये कह सकते हैं कि हमें शक है क्योंकि फुटेज से भी पता चलता है कि जिस दिन चोरी हुई थी उसी दिन रात को सिर्फ यही बंदा उसके घर आया था। तो हम अब ये सारे फैक्ट्स मिला के फिर हम इन फैक्ट्स को एज़ ए इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी वैसे ये फैक्ट रिलेवेंट नहीं थे, लेकिन जब हमने इसको मिला के देखा तो ये हमारे लिए रेलेवेंट हो गया। ठीक है? तो यहाँ पे 2 चीज़ हैं, एक तो कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो मेन फैक्ट से कंट्राडिक्ट हैं, वो भी रेलेवेंट हो जाते हैं जब पता चले, वो केस में आपकी हेल्प करते हैं। जब आप किसी पे इल्ज़ाम लगाए कि तुमने मेरे बंदे को लाहौर में मारा है, वो बंदा कहे मैं तो भाई उस दिन लाहौर में नहीं, मैं तो सऊदी अरब में था, अब ये रेलेवेंट हो जाएगा केस। इसका मतलब है कि आगे चल के वो बंदा केस से रिलीज़ हो जाएगा ना, अगर वो साबित करेगा कि वाक़ई मैं उस दिन उम्रे पे गया था, मैं तो सऊदी अरब में बैठा हुआ था, अब मेरे पे कैसे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ठीक है? या दूसरा ये एक ऐसा फैक्ट है जिसको अगर आप अकेले में देखेंगे, इंडिविजुअल देखेंगे तो समझ नहीं आएगी, लेकिन दूसरों उस फैक्ट से मिला के देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये सारे फैक्ट्स भी रेलेवेंट कंसीडर किए जाते हैं। उसके बाद है आर्टिकल 25, रेलेवेंट फैक्ट्स इन डैमेजेस सूट। बड़ा सिंपल। यार एक बंदे ने ना आपकी गाड़ी का विंड स्क्रीन जो है ना वो तोड़ दी। ठीक है? और बल्कि आप अभी-अभी ने विंड स्क्रीन नहीं लगवा के आए थे और आपने वो 25,000 में लगवाई थी और आपके पास उसकी रसीद भी थी। अब ये केस अदालत में गया। अदालत अब आपको ना कंपनसेशन दिलाएगी। लेकिन अगर आप क अदालत को अदालत परेशान है कि यार मैं कितनी इसको कंपनसेशन दिलाऊँ? और वहाँ पे जाके आप अगर अदालत को ये रसीद दिखाते हैं कि सर ये तो मैंने अभी-अभी 25,000 की लगवाई थी, तो अदालत को कंपनसेशन देने में, इंसाफ़ फ़ैसला देने में आसानी होगी। यानी एक ऐसा फैक्ट्स जो डैमेजेज़ में आपकी मदद करे, अदालत की मदद करे, अदालत को फ़ैसले करने में आसानी हो, तो वो फैक्ट भी रिलेवेंट होगा। ठीक है? हालाँकि यार आपने गाड़ी 25,000 की आपने विंड स्क्रीन लगाई, उसका केस से क्या ताल्लुक? हालाँकि वो विंड स्क्रीन टूटी है, असल केस तो ये है। लेकिन क्योंकि उस गाड़ी की वो जो विंड स्क्रीन की जो रसीद है, जो आपने ली है 25,000 की, वो अदालत को फ़ैसले करने में आसानी हो रही है। सो हम ये भी हमारे लिए रिलेवेंट फैक्ट होगा। अच्छा जी, फैक्ट्स रिलेवेंट व्हेन राइट और कस्टम इज़ इन क्वेश्चन। मतलब एक बंदा है, उसका एक हक है कि वो एक जगह पे तालाब से मछली पकड़े। ठीक है? ये उसको किसी ने राइट दिया हुआ है और उसके लिए आपके पास एक फैक्ट है, यानी उसके लिए आपके पास एक रसीद है, आगे एक डॉक्यूमेंट है, एक एग्रीमेंट है कि आपके बड़े भी यहाँ से मछलियाँ पकड़ते थे और इनको ये हुकूमत ने इजाज़त दी हुई है। तो वो जो फैक्ट है वो भी आपके लिए रिलेवेंट हो जाएगा। या वो एक कस्टम है
कि जी जो है ना हमारे इलाके में जो शादी होती है ना उसमें ये रसूमात होते हैं और इसकी इजाज़त हमें यहाँ की लोकल गवर्नमेंट भी देती है, तो आप वो जो एग्रीमेंट है वो भी आपके लिए एज ए रेलेवेंट फैक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, तो ऐसे फैक्ट्स जहाँ पे आपका राइट या आपका कस्टम उसके ऊपर सवाल हो, तो उन फैक्ट्स को आप इस्तेमाल करके अपने राइट को यूज़ कर सकते हैं, तो ये भी रेलेवेंट फैक्ट्स कहलाएंगे। अच्छा जी, उसके बाद है आर्टिकल 27। यार कुछ ऐसे फैक्ट्स जिससे किसी शख्स के मेंटल और फिजिकल स्टेट का पता चले, तो उन फैक्ट्स को भी हम कंसीडर करते हैं। मिसाल के तौर पर ऐसे फैक्ट्स जिससे किसी बंदे की इंटेंशन, नॉलेज या उसकी गुड फेथ या नेग्लिजेंस या इल विल या गुड विल का पता चले, तो वो भी रेलेवेंट होते हैं जब किसी बंदे की हम मेंटल स्टेट के बारे में देखते हैं। मतलब आपको किसी बंदे की ना यानी कि मेंटल स्टेट को जांचना है, तो आप कह सकते हैं कि यार ये बंदा वैसे हमेशा ही नेगेटिव सोचता है, तो हो सकता है कि इस बंदे ने मेरे खिलाफ साजिश की हो। ठीक है, या बाज़ औक़ात ऐसे फैक्ट्स जो किसी बंदे की फिजिकल स्टेट के बारे में बताते हैं, तो वो भी रिलेवेंट हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर एक एक पर्सन क्लेम करता है कि वो इंजर्ड हो गया है, तो इंजर्ड होने के लिए जनाब फिर वो जो फिजिकल कंडीशन है कि वो उसकी टांग टांग टूट गई, उसका बाजू टूट गया, तो अब ये भी क्या हो जाएंगे, रिलेवेंट हो जाएंगे। ठीक है जी, ये आर्टिकल 27 हो गया। उसके बाद है आर्टिकल 28, फैक्ट्स बियरिंग ऑन क्वेश्चन वेदर एक्ट वाज एक्सीडेंटल इंटेंशन। ऐसे जो है ना फैक्ट्स जिससे साबित हो कि यार ये मामला जो था ना, ये जो फैक्ट एंड इशू वो एक्सीडेंट हुआ या पर्पजली हुआ, हम उनको भी कंसीडर करेंगे। मिसाल के तौर पर इफ़ समवन इज़ अक्यूज्ड ऑफ हार्मिंग अ नेबर्स पेट, एक बंदे पे इल्ज़ाम है कि उसने ना पड़ोसी के कुत्ते को मार दिया है, ठीक है ना? और पास्ट इंसिडेंट से पता चलता है कि यार वो तो ये बंदा ये चीज़ें डेली करता था, तो अब ये जो काम करता था डेली, अब इससे हम अंदाज़ा लगाएँगे नहीं यार ये बंदे ने तो ये रेगुलर करता रहता है, तो अब आज उसने कैसे इसको मारा? मैं मिसाल देता हूँ कि एक बंदे ने क्या किया ना, वो ना डेली क्या करता था, जो है ना कुछ जो ख़राब पानी होता था घर का या एक्चुअली वो ना केमिस्ट था, तो जो केमिकल का जो पानी था ना, वो किसी टब में रख के ना बाहर सुखाता था ताकि वो एवापोरेट कर जाए, सूख जाए। लेकिन वो डेली ऐसे करता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि उसके पड़ोसी का कुत्ता है वो पानी पी गया और वो मर गया। तो अब हम अदालत में जो ये डेली प्रैक्टिस करता था, वो वाले जो फैक्ट्स हैं वो भी अदालत में पेश करेंगे। सर ये हमारा बंदा तो डेली ऐसे करता था। तो ये तो माज़ी में भी ऐसे करता रहता था। तो वो जो फैक्ट्स हैं ना वो भी क्या हो जाएँगे, रिलेवेंट हो जाएँगे। असल मसला तो ये था ना कि उसके ऊपर इल्ज़ाम था कि इसने अपने पड़ोसी के कुत्ते को ज़हरीला पानी पिला दिया। लेकिन वो बंदा कहेगा कि यार मैंने माज़ी में भी इस तरह पानी रखता था, डेली रखता हूँ, तो वो फैक्ट्स भी अब कंसीडर किए जाएँगे। अच्छा जी, उसके बाद है आर्टिकल 29, ऐसे फैक्ट्स जिससे जो मतलब जो आप डेली कर रहे हो और आपकी प्रैक्टिस शो कर रहे हो, आपका बिज़नेस शो कर रहा हो कि आप डेली इस तरह का काम करते रहते हो, तो वो भी रिलेवेंट हो गए। मिसाल के तौर पर इफ़ देयर इज़ अ डिस्प्यूट ओवर व्हाई अ कंपनी मेड अ सर्टेन डिसीजन, एविडेंस ऑफ देयर यूजुअल बिज़नेस प्रैक्टिस शुड शेड लाइट ऑन द मैटर। अब एक कंपनी पे इल्ज़ाम है कि इसने अपने बंदों को ना निकाल दिया है, डाउन साइज़ कर दिया। तो अब हम देखेंगे क्या पहले भी वो इस तरह करती रही है? तो कंपनी कहेगी हाँ यार, मैं तो हर साल इस तरह लोगों को यानी कि निकालती हूँ। जब भी मेरा जो एक्सपेंडिचर बढ़ जाते हैं, तो मैं अब जो है ना अपने खर्चे बचाने के लिए लोगों को जो है ना फायर कर देती हूँ। तो अब ये जो प्रैक्टिस है, ये जो उसकी डेली वो हर साल जो इस तरह लोगों को फायर करती है, अब ये भी हमारे लिए क्या बन जाएगा, केस रेलेवेंट हो जाएगा। मिसाल के तौर पर मैंने एक इदारे के ऊपर केस कर दिया कि यार इस इदारे ने मुझे जॉब से निकाल दिया और मैं अभी भी आया था। तो ये फैक्ट एंड इश्यू है। लेकिन कंपनी कहती है कि यार हम तो भाई हर महीने 1-2 बंदों को निकालते रहते हैं जब भी हमें समझ नहीं आ रही होती। तो मतलब वो जो हर महीने 1-2 बंदों को निकालते हैं, वो यूजुअली उनका बिज़नेस है, वो रूटीन का काम है, वो ऐसे ही करते रहते हैं। तो वो जो फैक्ट्स हैं ना, वो भी रिलेवेंट हो जाएँगे। ठीक हो गया जी। सो दोस्तों ये था हमारा टॉपिक। यारो यकीन करो भाई ये बहुत ही टेक्निकल था, मैंने इसको बहुत ही आसान करने की कोशिश की है और मुझे लगता है कि मैं शायद इसमें कामयाब हुआ हूँगा। मज़ीद आप लोग बताएँगे। आर्टिकल 18 से लेकर 29 ये जितने भी हैं ना आर्टिकल्स, ये सारे के सारे हमें बताते हैं कि कौन से फैक्ट्स रेलेवेंट हैं केस के अंदर, जिसको हम रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स भी बोलते हैं, ठीक है ना? तो वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है और ये वीडियो आप अगर देखोगे ना, वैसे तो आपको नहीं समझ आएगी। इससे पहले आपको फैक्ट एंड इश्यू और रेलेवेंट फैक्ट ये तीनों समझने पड़ेंगे। उससे पहले जो मेरी पिछली वीडियो वो देखें, उसके बाद फिर ही आपने वीडियो देखोगे ना, तो आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर।